Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. So students, in today's lecture, we'll be solving the English portion or the English section of the entrance test of IOBM, different programs at undergrad and graduate level. जितने भी programs bachelor's level पे IOBM में और master level में provide में offer किए जाते हैं, उन सब का जो English का section है that is common. So आज के lecture में हम लोग एक full and thorough डिटेल्ड किस्म की प्रैक्टिस करेंगे ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, all the parts which are included in the English section of our IOBM's interest test. So before starting today's video, I'll kindly request you all to subscribe to my channel for more knowledgeable content. तो IOBM का जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास देर आर 4 पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट आपके पास सिनोनिम सिलेक्शन का होगा. सिनोनिम सिलेक्शन के अंदर यू आर गिवन अ सेंटेंस और अ फ्रेज, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका जो आपने सिनोनिम है वो बताना होता है, या जो उसका रिप्लेसमेंट वर्ड होता है आपने वो बताना होगा. एंड पार्ट 2 जो होता है आपके पास इंटरेस्ट टेस्ट में, याद रखिएगा, एरर आइडेंटिफिकेशन है. एक सेंटेंस होता है, एक फ्रेज होता है, तो उसके अंदर डिफरेंट एरर्स होते हैं. आपने पॉइंट आउट करना होता है कि इसमें किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस के अंदर एरर प्रेजेंट है. थर्ड जो पार्ट होता है हमारे पास, इन दैट पार्ट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड वर्ड. सो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल अप करना होता है, करेक्ट मीनिंग फिल अप करना होता है, सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, कोई कंजंक्शन या प्रपोजिशन समटाइम इंसर्ट करनी होती है. एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश सेक्शन इज कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ. इन दिस कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ इज जस्ट लाइक रेगुलर कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. मैं बता दूं कि आईओबीएम के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर यू आर नॉट allowed to read out the questions first. You are not allowed to write down the information given in that comprehension का paragraph. So आपने पहले, आपको separate time दिया जाता है to read out the paragraphs, and then you are given separate time to write the answers, the correct answers, or to mark the correct answers of this comprehension paragraph. So इन सारे sections के ऊपर आज बात करेंगे. आज का lecture start करते हैं from the part 1, which is the synonyms selection. Question number 1 है, कह रहा है for each underlined word 4 answer choices are given as A, B, C, D and E. Choose the closest word or phrase from the choices that means the same. So हमने ये बताना है कि जो closest choices हैं, closest choices जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन फ्रेज है या अंडरलाइन वर्ड है, उससे क्लोजेस्ट चॉइस गिवन ऑप्शन में से कौन सी बनती है. सो पूछा बेसिकली सिनोनिम्स को ही जा रहा है, मीनिंग्स को ही जा रहा है, बट सेंटेंस की फॉर्म में जा रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में है, अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड द प्लैनेट इज कॉल्ड. सो द पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड. सो वो शख्स जो कि स्टार्स की या प्लैनेट्स की स्टडी को करता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिस्ट कहलाता है, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, नन ऑफ दीज. देखिए, बायोलॉजिस्ट तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं. एस्ट्रोनॉमर जो है वो प्लांट्स एंड स्टार्स की स्टडीज करते हैं. जियोलॉजिस्ट अर्थ की स्टडी करते हैं. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि वोकैबुलरी इनहैंस हो जाए. तो फिजिसिस्ट जो है वो फिजिक्स की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी होती है फिजिक्स के अंदर, मैटर की स्टडी होती है. सो एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. So astronomer is the right answer here. So astronomers are the people, ठीक है, who study about stars and about planets. The thief, question number 2 says the thief tried to elude the police by hiding in an abandoned house. So elude का word जो है वो यहाँ पे underlined है, या आप ये कह सकते हो कि bold में. elude का हमने synonym बताना है. The thief tried to elude the police by hiding in an abandoned house. तो आप एलूड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को रिसीव करने की कोशिश करना. ठीक है, और किसी से आप ये कह सकते हो कि एलूसिव का वर्ड अक्सर यूज होता है. तो उसका मतलब भी ये होता है कि डिसाइसिव. ठीक है, कि किसी को रिसीव करने की कोशिश करना, किसी को धोखा देने की कोशिश करना. द थीव ट्राई टू एलूड द पुलिस बाय हाइडिंग इन एन अबैंडन्ड हाउस. अबैंडन कहते हैं एक एम्प्टी हाउस को, एक खाली हाउस को जो बहुत अरसे से किसी ने यूज नहीं किया हुआ. ऐसे घर को आप जो है वो अबैंडन्ड हाउस कहते हो, या एम्प्टी हाउस का जो है ना आप इसको नाम देते हो. So the thief tried to elude the police by hiding in an abandoned house. The thief tried, so capture, escape, confront, deceive, none of these. So deceive का वर्ड यहाँ पे आएगा, escape का वर्ड नहीं होगा. elude का मीनिंग डिसीव होता है, escape नहीं होता. escape तो होता है किसी से बचना. ऑल्दो उसने ये कोशिश इसलिए की कि वो अपनी जो है ना इम्प्रिजनमेंट से बच जाए, कैप्चर होने से या कॉट होने से जो है वो बच जाए. बट डिसाइसिव इसका वर्ड का मीनिंग है. आपने एग्जैक्टली वो वर्ड ऐड करना होता है जिस जो इसका मीनिंग बनता है, जो इसका सिनोनिम बनता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, द न्यू रूल्स विल प्रोहिबिट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस. प्रोहिबिट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, बैन कर देना,
मना कर देना। सो द न्यू रूल्स विल प्रोहिबिट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। कह रहा है कि जो न्यू रूल्स हैं, नए जो कानून है, वो प्रोहिबिट कर देंगे स्मोकिंग को इन पब्लिक प्लेसेस। अलाउ, बैन, इनकरेज, डिले। सो बैन, बैन हेयर इज द राइट वर्ड, कि आप बैन कर दो, प्रोहिबिट कर दो, स्टॉप कर दो किसी चीज को। द benevolent king was loved by all his subjects. So next question says the benevolent king was loved by all his subjects. So benevolent का आपने यहाँ पे मीनिंग बताना है। सो benevolent is somebody who is very kind, who is very kind hearted है, बड़ा forgiving है, बहुत ज्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाला है। सो उसको आप benevolent कहते हैं। काइंड, ग्रीडी, सेल्फिश, क्रूल, नन ऑफ दीज। सो काइंड हेयर इज द राइट ऑप्शन। बेनोवलेंट का मैंने आपको मतलब बताया कि बहुत ज्यादा रहमदिल होना, बहुत ज्यादा काइंड होना। His decision was spontaneous rather than planned. So spontaneous कहते हो कि आप किसी भी चीज के ऊपर कुछ सोचे समझे बगैर फौरन से कॉन्टिन्यूसली एक एक्शन जो है वो ले लेते हो, कॉन्टिन्यूसली उसका रिएक्शन दे देते हो। तो वो ये कह रहा है कि डिसीजन वाज स्पॉन्टेनियस रादर देन प्लान्ड। सो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि डिसीजन वाज स्पॉन्टेनियस रादर देन प्लान्ड। सो उसका डिसीजन क्या था? थॉटफुल था, डेलिबरेट था, सडन था, कैलकुलेटेड था। सो डेलिबरेट, ठीक है, विदाउट विदाउट एनी जो है ना, स्पॉन्टेनियस का जो वर्ड है उसका तो मीनिंग क्या है कि विदाउट एनी प्लानिंग। सो डेलिबरेट क्या होता है कि ये केयरफुल थिंकिंग होता है। तो थॉटफुल तो मैं आपको समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा थॉटफुल होकर करना किसी काम को। तो डेलिबरेट का मतलब होता है केयरफुली थिंक करके कोई काम करना, बड़ा स्लोली डिसीजन लेना, सोच समझ के फैसला करना। कैलकुलेटेड का भी मतलब यही होता है कि आप अपने प्रॉस एंड कॉन्स देखो कि अच्छा मैं ये काम करूंगा तो उसका फायदा होगा, ये काम करूंगा मैं तो उसका नुकसान होगा। सडन का मीनिंग क्या होगा कि बगैर सोचे समझे अचानक से आपने कोई काम कर दिया। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब यही होता है कि कॉन्टिन्यूसली सडनली आप किसी काम को कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द इंट्रिकेट डिजाइन ऑन द कारपेट वाज ब्रेथ टेकिंग। तो द इंट्रिकेट का क्या मीनिंग है? सो इंट्रिकेट का मीनिंग होता है आपके पास कि इंट्रिकेट का मीनिंग है कॉम्प्लेक्स किस्म का डिजाइन होना। बहुत ज्यादा कोई चीज किसी चीज के ऊपर खूबसूरत तो बनी हुई है बट उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ है, जो उसमें डिजाइन बना हुआ है वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि जिसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपको कहना चाहिए कि स्किल्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू डिजाइन है। सो इंट्रिकेट मींस कॉम्प्लेक्स, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन कॉम्प्लेक्स का बनता है। मैं फिर भी बाकी ऑप्शन को देख लेता हूँ। सिंपल तो इसका एंटोनिम बनता है, इसका सिनोनिम नहीं बनता, तो हमने सिनोनिम मार करने हैं इनमें। रफ, रफ एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी वर्क नजर नहीं आ रहा होता, तो उसको आप कहते हो कि रफ है। देन ऑर्डिनरी, वो तो एक आम सा डिजाइन है जो हर कोई बना रहा है, सो वो चीज जो है वो ऑर्डिनरी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द क्रिमिनल वाज एप्रीहेंडेड बिफोर ही कुड स्केप। सो एप्रीहेंडेड मींस गेटिंग कॉट, ठीक है, पकड़े जाना, गिरफ्तार हो जाना। सो द क्वेश्चन इज the criminal was apprehended before he could escape, caught, rewarded, pardoned, hired, none of these. So caught इसका मीनिंग बनता है, so caught means गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया। रिवॉर्डेड का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को जो है कोई काम करने पे उसको कोई रिवॉर्ड दें, कोई उसको पैसों की फॉर्म में मिल सकता है, किसी प्रमोशन की फॉर्म में मिल सकता है। पार्डन का मतलब क्या होता है कि किसी को आप माफ कर दो, ठीक है, सो वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हायर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को जॉब पे रख लेना। So apprehended, the criminal was apprehended before he could escape. So क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया गया इससे पहले कि वो भाग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 द स्टूडेंट्स वर रिलक्टेंट टू आंसर दीज क्वेश्चन। सो रिलक्टेंट होता है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा अनविलिंगली कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा विलिंगनेस नहीं होती, हेजिटेंट होते हो आप किसी चीज को लेके, आप रिकावट का शिकार होते हो, आप झिझक रहे होते हो। सो रिलक्टेंट का मतलब होता है कि नॉट सो विलिंगली। सो ईगर तो एक काम होता है कि आप बहुत खुशी से कर रहे हो, बहुत शौक से कर रहे हो। हेजिटेंट इसका मीनिंग बनता है, सिनोनिम बनता है। कॉन्फिडेंट भी, आप जब भी कोई काम करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर करोगे। और जॉयफुल का मतलब क्या है कि आप बहुत खुशी से कोई काम करोगे। द लॉयर ट्राइड टू विंडिकेट हिज क्लाइंट्स इनोसेंस, ठीक है। So the lawyer tried to vindicate his client's innocence. आपके पास ऑप्शंस में प्रूव, क्वेश्चन, इग्नोर, पनिश, नन ऑफ दीज है। देखें, विंडिकेट का मीनिंग होगा उर्दू में, आप इसको कहोगे कि आप किसी चीज को, किसी के ऊपर कोई जो इल्जाम लगाया गया है, जो कोई ब्लेम लगाया गया है, आप या कुछ सस्पिशन है किसी को लेके, आप उसको क्लियर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो आप किसी को क्लियर करने की कोशिश करते हो या ये प्रूव करने की कोशिश करते हो कि आपकी बात जो है वो रीजनेबल थी, या आपकी जो बात है वो करेक्ट थी। या फिर मैंने बताया कि विंडिकेट का मीनिंग ये भी होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे हुए हैं तो उन इल्ज़ामात का जो है वो सामना करना, उनका आंसर देने की कोशिश करना,
उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। सो द लॉयर ट्राइड टू विंडिकेट हिज क्लाइंट्स इनोसेंस, इनोसेंस मासूमियत की बात करें तो यहाँ पे प्रूव आएगा। सो लॉयर क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स की बातों को प्रूव करते हैं, उनके क्लेम्स को प्रूव करते हैं कि जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थक्वेक कॉज्ड इमेंस डैमेज टू द सिटी। इमेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शदीद किस्म का, एक्सट्रीम किस्म का मीनिंग, इसका मीनिंग बनता है कि एक्सट्रीम, इंटेंस या शदीद। सो अर्थक्वेक ने, जल्जले ने बहुत ज्यादा डैमेज किया सिटी को, इसका मीनिंग ये बनता है। सो मिनिमल इसका ऑपोजिट है ग्रेट। यस, ग्रेट जो है वो बनता है, इसका सिनोनिम बनता है कि बहुत ज्यादा हद तक अर्थक्वेक ने, जल्जले ने जो है वो इसको इफेक्ट किया। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है कम। टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है कि जो चीज आर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज स्पीच वाज फुल ऑफ प्रोफाउंड आइडियाज। सो प्रोफाउंड आइडियाज का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डीप किस्म के आइडियाज हों, बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो कि डीप थॉट्स जिनके अंदर इन्वॉल्व हों। सो ऐसे आइडियाज को आप जो है ना वो प्रोफाउंड आइडियाज कहते हैं। स्टेट ऑफ इमोशन, एक ग्रेटर स्टेट ऑफ इमोशन होती है, यानी ग्रेट नॉलेज है, बहुत इनसाइट किस्म की बात करना, यानी बहुत गहरी बात करना, बहुत नॉलेजेबल किस्म की गुफ्तगू करना। सो प्रोफाउंड का मीनिंग ये होता है कि नॉलेजेबल, तो नॉलेज बेस्ड जो है वो बात करना। तो उसकी जो गुफ्तगू है वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल थी, बहुत नॉलेजफुल थी। सो शैलो, डीप, फुलिश, ह्यूमरस। तो शैलो का तो मतलब होता है कि किसी बात में कोई वजन ना हो, ऐसी बात हो जो बहुत ज़्यादा असर ना रखती हो। डीप, यस, डीप का मीनिंग होता है इनसाइट, बहुत थॉटफुल। फुलिश, फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़। और ह्यूमरस होता है कि जिसकी बात में बहुत ज़्यादा मजाक हो। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि वो क्या करी, बिल्डअप हो जाए, चीज़ें समझ आ जाएं। बट प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्पिशियस एरर इन द डॉक्यूमेंट वॉज क्विकली नोटिस्ड। हिडन, ऑब्वियस, स्मॉल, करेक्टेबल, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अंदर वो एरर कहते हैं मिस्टेक को। सो कॉन्स्पिशियस का मीनिंग क्या होता है, सो कॉन्स्पिशियस का मीनिंग होता है, इसको आप ये कहोगे कि जो बहुत क्लियरली नजर आ रही होती है। सो कॉन्स्पिशियस एरर का मतलब है कि क्लियरली नजर आने वाला एरर, यानी क्लियर मिस्टेक जो थी, ठीक है, क्लियरली वो मिस्टेक जो है वो नजर आ रही थी। तो हिडन तो इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑब्वियस, यस, सामने नजर आ रहा है। स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या होता है कि छोटा, बहुत ज्यादा। ऑल्दो हर तरह की मिस्टेक करेक्टेबल होती है, बट हमने तो वो बताना है कि जो सूट करता है उस वर्ड को जो कि गिवन हमसे पूछा गया। सो कॉन्स्पिशियस मींस ऑब्वियस। सो क्लियर एरर जो था इन द डॉक्यूमेंट उसको क्विकली नोटिस कर लिया गया। द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वॉज कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज होती है जो कि तारीफ के काबिल होती है, जिस पे आपको अप्लॉज मिलता है, ठीक है। सो जिसको आप यू आर अपलॉडेड बाय अदर्स, सो यू गेट अप्लॉज बाय अदर्स। सो जिसमें आपको प्रेज मिलती है, बहुत ज्यादा आपकी तारीफ की जाती है। सो प्रेज वर्दी हेयर विल बी द राइट आंसर। वीक, डिसअपॉइंटिंग, टेरेबल, तीनों ऐसे वर्ड्स हैं कि जो बहुत ईजी हैं, इसलिए मैं उनके मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वहां पे ल्यूसिड का वर्ड अंडरलाइंड है। सो द बुक वॉज रिटन इन अ ल्यूसिड स्टाइल। सो ल्यूसिड का मतलब ये होता है कि जिसमें चीजें बड़ी क्लियर होती हैं, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर होना, अगर आप राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं। वैसे ल्यूसिड का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा ल्यूमिनेटिंग होती है, ल्यूमिनस होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। तो इन अ राइटिंग स्टाइल, जिसमें आपका राइटिंग स्टाइल बड़ा क्लियर है, किसी बात को छुपाया नहीं गया। सो कम्प्लेक्स, ये तो इसका मीनिंग नहीं बनता, कंफ्यूजिंग भी नहीं बनता, डल भी नहीं बनता। सो क्लियर, सो क्लियर, ल्यूसिड का मीनिंग क्या है, क्लियर है। द टीचर वॉज मेटिकुलस इन चेकिंग द आंसर शीट्स। केयरलेस, थॉरो, हैस्टी, इनडिफरेंट। सो मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है, सो मेटिकुलस का मीनिंग होता है कि किसी चीज को आप जब कोई काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल होके कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन से कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप डिटेल्स चेक कर रहे हो, बड़ा प्रिसाइजनेस से चीज़ों को देख रहे हो। सो द टीचर वाज मेटिकुलस इन चेकिंग द आंसर शीट्स। तो टीचर ने आंसर शीट्स को, आंसर्स को बहुत ज़्यादा केयरफुल होके, थॉरो होके देखा है। सो केयरलेस नहीं आएगा, केयरलेस उसका ऑपोजिट है। अगर केयरफुल होता फिर तो बात ही। सो थॉरली चेक करने का मतलब क्या होता है कि डिटेल्स को चेक करना, इन डिटेल करना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिगरस का वर्ड अंडरलाइंड है। सो द जॉब रिक्वायर्ड अ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस। सो रिगरस मींस एक टफ किस्म का कोई चीज होती है तो आप उसको कहते हैं कि रिगरस प्रोसेस है। सो रिगरस मीन्स मीन्स के जो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है।
तो द जॉब रिक्वायर्ड एन इजी, स्ट्रिक्ट, ब्रीफ, लीनियंट। सो स्ट्रिक्ट विल बी द राइट ऑप्शन है। लीनियंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में बहुत ज्यादा लीनियंसी दिखाई जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना हो जहाँ पे, तो आप उसको कहते हैं कि लीनियंट है, बहुत इजी और बहुत कोई टफ क्राइटेरियंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सफिशिएंट का वर्ड जो है वो अंडरलाइंड है। सो सफिशिएंट का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सफिशिएंट का मीनिंग होता है विच इज वेरी शॉर्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल इन लेंथ हो कोई बात, कोई टॉपिक, कोई गुफ्तगू, तो आप उसको कहते हो कि सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है। सो ही गेव अ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। सो ही गेव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। लेंथी तो आपको पता है कि जो चीज लेंथ वाइज ज्यादा बड़ी हो जाए, इररेलेवेंट, जिसका कोई ताल्लुक ना हो। वे का मीनिंग भी यहाँ पे अगर आप एक्सप्लेनेशन की बात करते हो तो वे का मीनिंग होता है अनक्लियर। सो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन मीन्स वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जिसको आप कहते हो, समराइज करके चीजों को एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन रिलेटेड टू सिनोनिम्स। द सोल्जर शोड ग्रेट फॉर्टिट्यूड ड्यूरिंग द बैटल। सो करेज, फियर, वीकनेस, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास सरेंडर, नन ऑफ दिस। सो फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है बहुत ज्यादा करेजियस होना, बहुत ज्यादा ब्रेव होना, बहुत ज्यादा शानदार किस्म की बहादुरी का आप ये समझोगे कि मुजाहरा करे, बर्दाश्त का मुजाहरा करे। सो आप उससे कहते हैं कि फोर्टिट्यूड। सो द सोल्जर्स शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग द बैटल। सो करेज हेयर विल बी द राइट आंसर बिकॉज करेज मीन्स ब्रेव। तो बहुत ब्रेव होके, साबित कदम होके उसने मुजाहरा किया ड्यूरिंग द बैटल। द आर्टिस्ट वर्क वॉज एक्सक्विजिट एंड एडमायर्ड बाय ऑल। एक्सक्विजिट का मीनिंग क्या होता है कि जब आपका जो कोई काम है वो जरूरत से ज्यादा खूबसूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इसको कहोगे। सो एक्सक्विजिट मीन्स समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे हटके है, सबसे डिफरेंट है। सो ब्यूटीफुल का वर्ड यहाँ पे आएगा, राइट। हिज आंसर वॉज ambiguous and difficult to understand. So ambiguous means unclear, जिसमें आपकी बात बड़ी वेग हो, बहुत ज्यादा क्लियर ना हो। सो वेग का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया था एक क्वेश्चन के अंदर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में यूज हुआ। सो वेग मीन्स अनक्लियर। क्लियर, सिंपल, एक्यूरेट का तो मतलब क्या है कि चीजें अकॉर्डिंगली हैं और चीजें अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पार्ट टू जो होगा आपके पास पेपर के अंदर, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास एक सेंटेंस गिवन होता है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर, कि किस पार्ट में आपके पास एरर प्रेजेंट है। सो किस पार्ट में आपके पास एरर मौजूद है, इस चीज को आप जो है वो एरर आइडेंटिफिकेशन का नाम देते हैं। सो यूजली इसमें ए से लेके ई तक चॉइसेस होते हैं। चॉइस ई में यूजली यही मेंशन होता है कि नन ऑफ दीज, यानी इसमें कोई एरर प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट वर्ड्स उसमें अंडरलाइन होते हैं या उनके साथ ए, बी, सी एंड डी मेंशन होता है, एंड यू हैव टू टेल कि पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में एरर है या नहीं है, या फिर इसमें एरर ही नहीं है, मतलब ऑप्शन ही क्या है कि इसमें एरर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। द टीचर गेव अस टू मैनी होमवर्क्स सो वी डिडंट हैव टाइम टू फिनिश इट। तो मिस्टेक यहाँ पे होमवर्क्स में है। सो होमवर्क इज अ कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये एक इसको आप ये नहीं कह सकते कि 1 होमवर्क्स, 2 होमवर्क्स और 3 होमवर्क्स। सो होमवर्क इन इट सेल्फ एक कलेक्टिव नाउन है जो कि ये बता रहा है आपको किसी को प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। होमवर्क कितने, एक होगा तब भी होमवर्क होगा, मोर देन 1 होंगे तब भी होमवर्क होगा। सो यहाँ पे मिस्टेक है इन दिस पार्ट, होमवर्क्स का वर्ड नहीं होना चाहिए था, होमवर्क का वर्ड होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2, द रीजन ए उसका ऑप्शन ए बन रहा है। द रीजन ही वॉज लेट वॉज बिकॉज ही मिस द बस दिस मॉर्निंग, ठीक है। सो द रीजन ही वॉज लेट वॉज बिकॉज, अब देखें यहाँ पे वॉज के साथ बिकॉज नहीं आएगा। सो या तो वॉज डैट आएगा, द रीजन ही वॉज लेट बिकॉज ही मिस द बस, या तो फिर बिकॉज आएगा या फिर ही वॉज, अगर आप वॉज लगा रहे हो, ही वॉज लेट वॉज डैट ही मिस्ड द बस। तो वॉज बिकॉज नहीं आ सकता, या तो बिकॉज आएगा या वॉज डैट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसके अंदर मिस्टेक प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, मारिया आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर वॉज ही गोइंग आफ्टर क्लास बट ही डिडंट आंसर हर इमीडिएटली, ठीक है। देखिए मारिया आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग होना चाहिए, वेयर वॉज ही गोइंग नहीं होगा। सो मारिया आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर ही वॉज गोइंग, क्योंकि वेयर आ चुका है ना। सो वेयर के साथ वेयर ही वॉज गोइंग आएगा।
स्पीच का आपने ख्याल रखना है. वेयर वॉज ही गोइंग आफ्टर क्लास बट ही डिडंट आंसर हर इमीडिएटली. सो क्वेश्चन नंबर 4. The committee has agreed to postpone the meeting until next Monday. The committee has agreed to postpone the meeting until next Monday. So यहाँ पे हमारे पास किसी जगह पे कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही. द कमेटी हैज एग्रीड, कमेटी ने इस बात पे एग्री हुआ है कि पोस्टपोन कर देंगे, डिले कर देंगे मीटिंग को. कब तक? अंटिल नेक्स्ट मंडे. सो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. सो दिस इज वाई ऑप्शन ई हियर इज द राइट चॉइस. नो मिस्टेक और नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड. Question 5. Neither of two girls were aware that they had been selected for the competition this year. So neither of the two girls, दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं, were aware that they had been they had been selected for the competition there. ठीक है जी. So neither of the two girls was aware होना चाहिए यहाँ पे. तो दोनों में से किसी लड़की को भी ये पता नहीं था कि उनको इस साल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है. डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही टेक्स अ लॉन्ग रेस्ट आफ्टर हिज सर्जरी टू रिकवर. सो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही टेक्स नहीं होगा, सो टेक इंस्टेड ऑफ टेक्स है. सो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही टेक अ लॉन्ग रेस्ट आफ्टर हिज सर्जरी टू रिकवर. Next question is, each of the players in the tournament were required to, again वही बात आ गई. तो each of the players was required to bring their own equipment to practice. So mistake यहाँ पे ये option B में mistake है. Right जी. Question number 8 है, the news about the accident were shocking and everyone was talking about it. So इसमें error जो है वो अगेन द न्यूज अबाउट द इंसिडेंट वॉज शॉकिंग होगा. ठीक है. सो द न्यूज अबाउट द इंसिडेंट वॉज शॉकिंग एंड एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. वी एंजॉयड आवर ट्रिप टू द बीच बट देयर वॉज so cold but the weather was so cold that we hadn't swim. We enjoyed our trip to the beach. यहां तक तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है. बट द वेदर वॉज सो कोल्ड दैट वी हैडंट स्विम. सो हैडंट नहीं आएगा, वी कुडंट आएगा. वी कुडंट स्विम. So we couldn't swim. Right? So next question is, the teacher told us that the exam will begin at 9 a.m. So we should arrive on time tomorrow. The teacher told us that the exam would begin होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. टोल्ड है ना, सो टोल्ड है, यहाँ पे आगे पास्ट आएगा, विल नहीं आएगा. द टीचर टोल्ड अस दैट, इंटरेक्ट स्पीच चल रहा है. सो द टीचर टोल्ड अस दैट द एग्जाम वुड बिगिन एट 9 a.m. So we should arrive on time tomorrow. Next one is, he was not hungry, so he hardly ate something at the party last night. So he wasn't hungry, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है. So he hardly ate something at the party last night. So hardly का मतलब होता है कि वो कुछ बहुत मुश्किल से कुछ खा सका in the party. तो यहाँ पे देखें, anything instead of something आना चाहिए. So he wasn't hungry, so he hardly ate something. So he hardly ate anything. Yes, यहाँ पे mistake है बाकी. So he hardly ate anything at the party last night. So कुछ भी नहीं खा सका, मुश्किल से कुछ खा सका. ठीक है. If I was you, I would accept the scholarship offer immediately. तो if I were you होगा यहाँ पे. मिस्टेक स्टार्ट में ही नजर आ गई. I के साथ वर लगेगा, was नहीं लगेगा. If I were you, I would accept the scholarship immediately. Right? So the children's, again पहले ही सेंटेंस में मिस्टेक नजर आ गई. चिल्ड्रंस वर्ड नहीं होता, चिल्ड्रन इन इटसेल्फ प्लूरल है और सी प्लूरल फॉर्म गलत मेंशन्ड है. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हेवीली. He left the office early yesterday because he needs to take his mother to the doctor. He left the office early yesterday because he
needed to take his mother, so he required to, needs नहीं आएगा यहाँ पे, he needed to या he had to take his mother to the doctor आएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे जो इसको करेक्ट की जा सकती हैं। सो एरर सिर्फ हमने पॉइंट आउट करना होता है, करेक्शन तो नहीं बतानी होती। सो एरर इज इन ऑप्शन सी। द टीचर सेड दैट ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। तो टीचर ने यह कहा कि हर स्टूडेंट मस्ट सबमिट, द टीचर सेड दैट ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है ये, देयर असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। द टीचर सेड दैट, अब ईच स्टूडेंट है ना, तो ईच के साथ देर नहीं आएगा यहाँ पे। द टीचर सेड दैट ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे होगा। हाँ, यहाँ पे अगर ये होता द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे, तो फिर ठीक था। यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, ईच स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के ऊपर बात हो रही है। सो द टीचर सेड दैट ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट, देर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे हिज और हर आएगा, असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। सो these were this was the part 2 and these were the question related to error। जो आपने पॉइंट आउट करना होता है कि सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। तो क्वेश्चन में आपके पास अंडरलाइन वर्ड्स के फर्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर आपने मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना होता है, एरर्स को पॉइंट आउट करना होता है। So now let us move on to part 3 of our English section. Part 3 of our English portion, we are directed to insert the correct word in the missing, जो blank होगी आपने blank को appropriate word से fill up करना है ताकि वो sentence आपका complete हो जाए और उसका meaning जो है वो clear हो जाए। So the children dash in the park when it suddenly started to rain. The children were playing, have played, had played, was playing, none of these। So children है, so children के साथ were आएगा, continuous चल रहा है, suddenly started to rain, so the children were playing in the park when it started to rain। So option A here is the right choice because एक ongoing action ये बता रहा है। By the time we arrived at the station, the rain left the sorry the by the time we arrived at the station, the train left, had left, leaves, was leaving, none of this। by the time we arrived, तो जो पास्ट परफेक्ट को बता रहा है, सो पास्ट परफेक्ट में वहीं पे ही एक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। सो बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी डैश द एग्जाम। अच्छा, दिस क्वेश्चन हैव बीन रिपीटेड इन मेनी एंट्रेंस टेस्ट, आई हैव सीन इट अक्रॉस न्यूमरस यूनिवर्सिटीज, तो मैंने इसको इसलिए ऐड किया है। बट अगेन आपने यहाँ पे देखना है कि क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा या क्या करेक्ट चॉइस यहाँ पे पुटन होगी। तो इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी विल पास, वुड हैव पास्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन बता रहे हो कि अगर वो ज्यादा पढ़ती, ज्यादा कोशिश करती, तो शी वुड हैव पास द एग्जाम, वो एग्जाम जो है वो पास कर लेती। द बेबी डैश बिफोर द गेस्ट अराइव, द बेबी फेल asleep, had fallen asleep, falls asleep, and option D is falling asleep। अगेन यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो रहा है, the baby had fallen asleep before the guest arrived, similar to question number 2। So moving on to question number 5, she is looking forward dash you at the party, she is looking forward to see you, seeing, see, none of these। she is looking forward to seeing you at the party। so gerund यहाँ पे यूज होगा। so gerund participles दोनों के अंदर ing आता है, कॉन्टिन्यूटी बता रहे हैं यहाँ पे preposition के साथ, तो ऑन गोइंग चीज को बताने के लिए यहाँ पे, तो शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी। ठीक है, जिस वो उर्दू में हम कहते हैं कि मैं आपका इंतजार करूंगा, तो इसका मतलब इसका मीनिंग बिल्कुल यही बनता है। ही मेड अप हिज माइंड डैश अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, ही मेड अप हिज माइंड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, यही ऑप्शन बनता है। उसने अपना प्लान बना लिया था कि वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएगा, बैरून मुल्क जाएगा। इफ आई डैश यू आई वुडंट टेक द रिस्क। सो ये मैंने आपको अभी पार्ट 2 के अंदर भी एक्सप्लेन किया है कि आई के साथ आपके साथ वॉज नहीं आएगा बल्कि वर आएगा। सिर्फ इफ आई वर यू आई वुडंट टेक द रिस्क। एम क्यों नहीं आ सकता, रीजन क्या है, क्योंकि वुडंट पास्ट की बात हो रही है। सिर्फ इफ आई वर यू आई वुडंट टेक दैट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 8, शी डैश वर्क वेरी हार्ड टू अचीव हर गोल्स। ठीक है, सो शी हैज टू वर्क वेरी हार्ड
to achieve her goals. She have to, she had to, she has worked very hard to achieve her goals. तो शी हैज टू वर्क वेरी हार्ड, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है। नेक्स्ट वन इज ही अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? किसी मिस्टेक के ऊपर माफी मांग लेना। ही अपोलोजाइज फॉर डैश लेट टू द मीटिंग। ही अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। ही अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। दिस वन वाज सुपर इजी, चॉइसेस को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। इट्स नो यूज डैश ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखिए ये एक फ्रेज है जो कि यहाँ पे यूज होती है कि जिसमें आप कहते हैं ना कि एक चीज जब गुजर चुकी है तो अब उस पर पछताने का फायदा नहीं है, तो अब उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है जब टाइम गुजर गया। व्हेन द टाइम हैज पास्ड ऑन एंड यू आर क्राइंग ओवर इट, या अगर आप उसके ऊपर ये अभी तक डिबेट कर रहे हो कि मैं ऐसे करता तो ये हो जाता या वैसे करता तो ये हो जाता, सो ये वर्ड यहाँ पे है कि इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग ये बनता है कि गुजरी हुई चीज के ऊपर, गुजरी हुई बात के ऊपर अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, शी इज नॉट यूज डैश सो अर्ली इन द मॉर्निंग। शी इज नॉट यूज टू, शी इज नॉट यूज वेक अप। शी इज नॉट यूज वेकिंग अप। शी इज नॉट यूज टू वेकिंग अप होगा। शी इज नॉट यूज टू वेकिंग अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग। उसको सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, सो वर्ब आएगा, अगेन उसके साथ gerund आएगा। Next question is question number 12. The train was about to dash, about dash when we reached the platform. About leave, about to leave होगा, तो the train was about to leave. ट्रेन चलने वाली थी जैसे ही हम प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचे। So the platform is that part of the railway station जहाँ पे ट्रेन जो है वो पार्क होती हैं, and the passengers they get in or off the train. So that portion of the railway station, that part of the railway station where those trains are parked is known as platform. Would you mind dash the window? Would you mind opening the window? Open, to open, so मैंने पहले ही मेरे इसका आंसर बता दिया। So would you mind opening the window? तो ओपनिंग का वर्ड आएगा यहाँ पे। तो दिस बुक इज वर्थ रीडिंग अगेन। दिस वाज सुपर इजी एज वेल। सो डिफिकल्टी लेवल मैंने मोर और लेस बिल्कुल इंटरेस्ट टेस्ट का ही रखा है। द बॉस ऑर्डर द एम्प्लॉयज डैश देयर वर्क इमीडिएटली। सो द बॉयज ऑर्डर द एम्प्लॉयज started to start starting. So the boss ordered the employees to start their work immediately. बॉस ने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दिया कि अपने वर्क को फौरी तौर पे इमीडिएटली अपने काम को स्टार्ट करें। So the boss ordered the employees to start their work immediately. So moving on to the fourth part of the interest test का जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, तो ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज के जो इंग्लिश का पोर्शन है उसका एक वाइटल पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ। यू नेम एनी यूनिवर्सिटी एंड इट इज इंक्लूडेड इन योर इंट्रेंस टेस्ट। सो वेन एवर यू आर अपेयरिंग इन, जहाँ पे आपके पास एक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो वहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप क्वेश्चन को देख के फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। पेपर बेस्ड में तो आप चॉइसेस में ओपन होते हो। तो अगर आप बात करते हो तो कॉम्प्रिहेंशन का जो पैराग्राफ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल पार्ट ऑफ एनी एंट्रेंस टेस्ट, रिमेंबर। सो बट आईओबीएम के टेस्ट के अंदर आपने बाकी यूनिवर्सिटी से इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना, यू शुड बी केयरफुल कि आईओबीएम टेस्ट जो आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ होंगे, यू आर नॉट allowed to read the question or you are not allowed to access the question before reading the passage. So usually students को मैं comprehension का पैसेज करवाने के लिए बहुत से, मैंने जो अपनी वीडियोस के अंदर और भी ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है मैंने, कि आप क्या करेंगे कि आप पहले कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को अटेम्प्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन को रीड आउट कर लो, देन यू रीड आउट द पैसेज। तब दोबारा आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है। बट दिस इज allowed in all universities to do that except IOBM. So अभी क्योंकि हम IOBM की बात कर रहे हैं, so IOBM के अंदर आपके पास क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ से पहले आप क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। सो फर्स्ट यू विल बी रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो गिवन पैसेज है, फिर जब आप क्वेश्चन रीड आउट कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द क्वेश्चन अटेम्प्ट आप दोबारा पैसेज के ऊपर नहीं जा सकते और ना ही आप इस इंफॉर्मेशन को कहीं राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक या टिप ये है कि एक तो मैं आपको बता दूं कि IOBM के टेस्ट के अंदर यू हैव स्मॉलर पैराग्राफ्स जो कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होते हैं, छोटे छोटे से पैराग्राफ्स होते हैं।
फिर उनमें से क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो आपने पहले उन पैराग्राफ्स को पढ़ना है का आपको टाइम मिलता है, फिर आप उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम मिलता है। ना ही आप इस इन्फॉर्मेशन को कहीं राइट डाउन या जोट डाउन भी नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट राइट डाउन और जोट डाउन दिस इन्फॉर्मेशन, आप उसको कहीं लिख नहीं सकते हो, ये भी आपने बात याद रखनी है। तो इसके लिए आपको मैं एक टिप बता दूं, ट्रिक बता दूं कि जब आप पैराग्राफ रीड आउट कर रहे होगे तो यहाँ पे भी कोई फैक्ट्स का जिक्र है, कोई फिगर्स हैं, कोई टाइम की बात हो रही है, किसी टाइम का जिक्र हो रहा है, किसी चीज़ की कॉस्ट की बात हो रही है, किसी चीज़ की प्राइस की बात हो रही है, किसी वेन्यू की बात हो रही है, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने रिटेन रखना है। सो you have 5 to 10 minutes to read out these passages. So after reading these passages, try to retain this information because you will not be allowed to reread the passages once जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। वैसे तो क्या है कि पैसेज को सॉल्व करने का बहुत ही इजी ट्रिक या टिप मैंने आपके साथ बहुत सारे लेक्चर्स में शेयर की हुई है कि आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लें और क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद आप दोबारा पैसेज को रीड आउट करें। फिर पैसेज से जब आप अगेन क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है। सो पहले मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाता हूँ एंड इन दोज क्वेश्चन यू विल नॉट बी अलाउड to in those passages you will not be allowed to see the question or read the question first. So starting from this, the first successful manned moon landing took place on July 20th 1969. NASA's Apollo 11 mission was led by astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins. Armstrong became the first human to step on the lunar surface, followed by Aldrin, while Collins remained in orbit. The entire mission lasted 8 days, 3 hours and 18 minutes, and the astronauts spent 21 hours and 36 minutes on the moon before returning to Earth. So this is a passage which is related to the first ever moon landing. तो सबसे पहले जब इंसान ने लूनर सरफेस के ऊपर, मून के सरफेस के ऊपर कदम रखा था, अपने पांव जमाए थे, उसकी बात हो रही है। तो आपको मैंने बताया है कि इफ यू आर नॉट अलाउड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, तो आपने करना क्या है कि जो गिवन पैराग्राफ है उसमें से एज मच एज इंफॉर्मेशन यू कैन एब्जॉर्ब, रिटेन दैट इंफॉर्मेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन। सो एक बात जो इंपॉर्टेंट याद रखने की है वो ये है कि डेट जो है वो जुलाई 20 1969 है। फिर पता चल रहा है कि जिस मिशन के ऊपर वो गए थे, उस मिशन का जो नेम था नासा के, दैट वाज अपोलो 11। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर 3 एस्ट्रोनॉट्स का जिक्र हुआ है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जिक्र हुआ है, बज का हुआ है एंड माइकल कॉलिंस का हुआ है। तो आपने नाम याद रखना है कि NBM, यानी पहले मून के ऊपर नील ने लैंड किया था, फिर बज ने लैंड किया है, और माइकल कॉलिंस जो है उसने लैंड नहीं किया था, वो ऑर्बिट के अंदर ही रहा है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। फिर एक इन्फॉर्मेशन है कि टोटल दे mission lasted for 8 days, 3 hours and 18 minutes, and those astronauts spent 21 hours and 36 minutes on the surface of the moon. तो अब हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आई विल नॉट बी गोइंग बैक टू द पैराग्राफ्स अगेन, ताकि इसकी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस टेस्ट हो जाए कि आप दोबारा पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते हो IOBM के टेस्ट में। व्हेन डिड द फर्स्ट मैन मून लैंडिंग टेक प्लेस? The first man moon landing take place on July 16, 1969, July 20, 1969. So this is the right answer. ये first लाइन के अंदर ही मेंशन था कि 20 जुलाई 1969 को पहली लूनर लैंडिंग जो है वो हुई थी। Who was the first person to walk on the moon? So Neil Armstrong was the first person to walk on the moon. उनके पैराग्राफ में एक आ गया कि बज एल्ड्रिन सेकंड था और कॉलिन जो था वो ऑर्बिट में रहा था, वो मून के सरफेस पे नहीं आया था। हाउ लॉन्ग डिड अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट स्पेंड ऑन द मून? तो कितने टाइम के लिए वो मून के ऊपर रहे थे? So their mission lasted about 8 days, but they remained on the surface of the moon for 21 hours and 36 minutes. So this was clearly mentioned in the paragraph. एक और क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछा गया है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स वर द पार्ट ऑफ द अपोलो 11 मिशन? सो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, बज एल्ड्रिन था और माइकल कॉलिंस था। तो ये इंफॉर्मेशन रिटेन रखना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप लेकिन but you should remember you will be allowed to read out the paragraphs and after that you will be asked the question. So there is another question in fact from this paragraph. What role did Michael Collins play in the mission? He landed on the moon with Armstrong and Aldrin. He piloted the lunar module. He stayed in the orbit. Yes, he stayed in the orbit while others landed. So वो orbit के अंदर ही रहा था जबकि बाकी लोग जो है वो लैंड कर रहे थे on the surface of the moon. So next paragraph, again we will be reading out the paragraph first and then we will be solving this question. We will not be allowed to write down any information. So try to retain or conceive as much information as you can.
The Industrial Revolution, which began in the 18th century, brought major changes to the world. One of the most significant shifts was the transition from manual labor to machine-based manufacturing. By the 19th century, steam engines had revolutionized industries such as textiles, transportation, and construction. Urbanization increased, and many people moved to cities for work. It was during this period that railroads expanded rapidly, improving the trade and communication. Yes, you can read out the paragraph again. अगर आप ये समझते हो कि मैं इन्फॉर्मेशन अटेन करने के लिए मुझे दोबारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, तो यस, आप दोबारा इसको रीड आउट कर लो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट. तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हिच बिगन इन द 18th सेंचुरी ब्रॉट मेजर चेंजेस टू द वर्ल्ड. ठीक है, तो 18th सेंचुरी में चेंजेस की बात वो बता रहा है. सिग्निफिकेंट शिफ्ट क्या है कि मैनुअल लेबर से चीज़ें मूव की हैं ऑन मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. एक ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. और फिर कह रहा है कि 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन्स ने इंडस्ट्रीज को चेंज किया, रेवोल्यूशनाइज किया, ड्रास्टिक चेंज लेके आया. किस इंडस्ट्री में? टेक्सटाइल की, ट्रांसपोर्टेशन की और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में. अर्बनाइजेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ लिविंग इन द सिटीज. सो लोग गांव से आके, देहातों से आके, रूरल एरिया से आके अर्बन एरियाज में सेटल होना शुरू हुए, सिटीज में सेटल होना शुरू हुए. मैनी पीपल मूव टू सिटीज फॉर वर्क. इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड रेल रोड. सो एक और इन्फॉर्मेशन ने पता चल रही है कि इस पीरियड में रेल रोड जो है वो बहुत रैपिडली एक्सपैंड हुए थे. उससे ट्रेड और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था. तो 18th सेंचुरी की बात हुई, फिर 19th सेंचुरी की बात हुई. 18th सेंचुरी में उसने ये बात की है कि लेबर से, मैनुअल लेबर से मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया. एंड 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन बन गए थे. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये पता चली. और स्टीम इंजन ने टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज जो है वो कर दिया था. तो इन विच सेंचुरी डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन? इट बिगेन इन 18th सेंचुरी. बहुत ईजी है, मैंने इन्फॉर्मेशन अभी बता चुका हूँ. Which was one of the major changes during the Industrial Revolution? A shift from machine-based manufacturing to manual labor? No, ये उल्टी बात लिखी हुई है यहाँ पे, गलत मेंशनड है. यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है that is from manual labor to machine-based manufacturing. So जल्दी में आपने इसको मार्क नहीं कर देना. Increase reliance on agriculture. एग्रीकल्चर का तो पूरे पैराग्राफ में कोई जिक्र ही नहीं किया गया था. A shift from manual labor to machine-based manufacturing. Yes, ये बात वहाँ पे clearly mentioned थी. So option C here is the right choice. एक और क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ में से है. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सिटीज? सो हमें पता चला था पैराग्राफ में कि बहुत से लोग अब सिटीज की तरफ रहने के लिए आगे थे. अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुई थी. सो उस ऑप्शन को हम देख लेते हैं. सिटीज बिकेम स्मॉलर एज पीपल मूव टू रूरल एरियाज. नो. अर्बनाइजेशन इंक्रीज एज पीपल मूव टू सिटीज फॉर वर्क. यस. सो दिस वाज मेंशन्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, कि अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज हुई है क्योंकि बहुत से लोग अब काम के सिलसिले में शहरों की तरफ रहने के लिए आने शुरू हो चुके हैं. सो दिस इज व्हाई ऑप्शन बी here was the correct choice. So now there is another paragraph. हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे. दोबारा हम पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट टेस्ट हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पनामा कैनाल, द प्रोजेक्ट विच टुक 10 years. वन अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कि जो कैनाल का नेम है दैट इज पनामा कैनाल, जिसका यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. 10 years लगे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए. एंड इट वाज ओपन ऑन 15th August 1940. The canal allows ships to pass between Atlantic and Pacific Oceans. One other important information कि पनामा कैनाल के बनने से इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल, जिसके बनने से अब शिप्स इजीली पास ऑन कर सकती हैं अटलांटिक से पैसिफिक ओशंस के अंदर, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम. मोर देन 40,000 वर्कर्स वर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट and it is estimated that over 20,000 workers lost their lives due to accidents and disease such as malaria and yellow fever. So Panama Canal is, although is an engineering marvel, but it took 10 years to complete it. August 15, 1914 को इसकी इनॉग्रेशन हुई, ये कंप्लीट हुआ. अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है. 40,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया था एंड 20,000 वर्कर्स दे लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एक्सीडेंट्स में और डिफरेंट बीमारियां और येलो फीवर जो है उनको उसने अटैक किया था, मलेरिया ने भी. व्हेन वाज पनामा कैनाल ऑफिशियली ओपन? वेरी इजी, इट वाज ओपन ऑन अगस्त 15, 1914. What was the estimated number of workers who lost their lives? So 40,000 टोटल वर्कर्स थे, 20,000 वर्कर्स दे लॉस्ट देयर लाइफ. ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको अलाउ नहीं है कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ रहे हो और फिर उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, और ना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए यू आर अलाउड टू रीड द पैराग्राफ, तो रिमेंबर कि जो इन्फॉर्मेशन मैं फिर बता रहा हूँ कि जो कि आपने कंसीव रखनी है, दैट इज द फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका जिक्र है. टाइम है, डेट है, जिसने इसके अंदर भी उसने डेट पूछी है
number of people कितनी लेबर जो है it died during the construction of. So this was all related to the English section of the IOBM's entrance test for the graduate and master level के जितने भी entrance test IOBM conduct करता है उसका जो English का section है उसमें इसी 4 parts को कंसिडर किया जाता है. यही 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के लेक्चर में आपको डिटेल सॉल्व करवाए हैं वो इंग्लिश के सेक्शन में होते हैं. आई एम होपफुल कि अगर आप इसको प्रिपेयर करोगे तो यू विल गेट एन क्लियर आइडिया और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी for your interest test. So thank you so much for watching this video. Kindly do subscribe to our channel, do share it with your friends, and Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.